हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं जिनको बेसिक टर्म्स वगैरह सीखनी है, या कोई अगर ऐसा है जो ग्रेजुएशन में है लेकिन उसका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं था, तो यहाँ पे आज हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंस टर्म का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, बाकियों को रिकॉर्ड हम नहीं करते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन टर्म्स ऑफ मनी होना इंपॉर्टेंट है और हम ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ वेल ऑर्डर्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज which can be measured in terms of money. So accounting is a well ordered process of recording transactions. So बहुत प्रोसेस जो है हमारा अकाउंटिंग को करने का काफी वेल ऑर्डर्ड है, काफी सिस्टमेटिक है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज एंटिटी which can be measured in terms of money. Again, this is very important. कोई भी ट्रांजेक्शन दैट वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस को अफेक्ट करे या ना करे। एग्जाम्पल, वर्कर्स का स्ट्राइक पे जाना। वर्कर्स अगर हमारे स्ट्राइक पे जाते हैं तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, बिजनेस की सेल रुक जाती है, मतलब बिजनेस के पूरा जो प्रोसेस है रुक जाता है वो। बट वर्कर्स का स्ट्राइक पे जाना इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होता है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले कि क्या होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस वगैरह वगैरह जानने से पहले हमको इसके टर्म्स जानने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कि हो सकता है कॉमर्स के बच्चों को ज्यादा इजीली समझ आते हो। तो फर्स्ट इज एसेट्स। ठीक है। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस यूजफुल इन डे टू डे ऑपरेशंस। अब एसेट्स इन जनरल क्या होते हैं? अगर बहुत बेसिक सी डेफिनेशन की हम बात करें, बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन की हम बात करें, तो बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। मतलब वो चीजें जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस की खुद की होती हैं, वो उसके एसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी होती हैं। लैंड हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये चीजें बिजनेस ओन करता है, तो इसीलिए बिजनेस के ये एसेट्स होते हैं। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन, कोई भी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है वो बिजनेस का एसेट होता है। थोड़ा और डीप में जाएं तो हमको पता चलता है कि कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न कैश और मनी, दैट हेल्प्स अ बिजनेस टू अर्न कैश या मनी या प्रॉफिट्स। तीनों टर्म सेम नहीं होती हैं, लेकिन फॉर टाइमिंग यहाँ पे मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ। कोई भी चीज जो बिजनेस को इन फ्यूचर हेल्प, बिजनेस इन फ्यूचर टू अर्न कैश, मनी या प्रॉफिट्स, कोई भी चीज जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश, मनी या प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करे, वो चीज बिजनेस के लिए एसेट होती है। यहाँ पे एसेट्स के डायग्राम भी बना हुआ है, फोटो बनी हुई है, क्लिप आर्ट्स बेसिकली। तो फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है, ये मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग हो गया, ये ओनर है बिजनेस का। तो ये सारे के सारे बिजनेस के एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और मोटर कार, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे फिक्स एसेट्स होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह भी होते हैं। तो कोई भी चीज जो बिजनेस को प्रॉफिट या कैश अर्न करने में हेल्प करे वो उसका एसेट होता है। एग्जांपल लेते हैं, हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हमने फर्नीचर परचेज कर रखा है ताकि लोग आए, बैठे, खाना ऑर्डर करें, पेमेंट करें और घर जाएं अपने।
अगर फर्नीचर नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, और हम पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे, मनी या कैश अर्न नहीं कर पाएंगे। इस फर्नीचर ने इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रॉफिट या कैश अर्न करने में हेल्प करी, इसीलिए ये फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है। हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, हमको एक टेंडर मिला कि दिल्ली से लेके जयपुर तक का एक हाई स्पीड हाईवे बनाना है, जहाँ पे लोग 100-150 की स्पीड पे चल रहे हैं, और हाईवे बनाना है, नॉन स्टॉप हाईवे। ये कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला। अगर हमारे पास मशीनरीज नहीं होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना हम ले पाएंगे, ना हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि रोड बनाने के लिए मशीनरी चाहिए होती है, जेसीबी मशीन होगी, रोड रोलर हो गया, वो सब चाहिए होता है। तो मशीनरीज थी हमारे पास, उसके थ्रू हमने क्या बोलते हैं हाईवे बनाया, और फिर हमने प्रॉफिट या कैश अर्न किया इस मशीनरी की वजह से। इसीलिए इस मशीनरी ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करी, इसीलिए ये बिजनेस का एसेट है। हमारी टूरिज्म की कंपनी है, तो हम क्या करते हैं, जो फॉरेन से लोग आते हैं उनको दिल्ली घुमाते हैं या ऑल ओवर इंडिया घुमाते हैं। अगर हमारे पास मोटर कार्स या मोटर व्हीकल नहीं होंगे तो हम घुमा नहीं पाएंगे उनको। तो मोटर व्हीकल्स थी, लोग घूमे, और फिर उन्होंने हमको आके पेमेंट करी। तो मोटर व्हीकल ने इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको पैसे या प्रॉफिट या कैश अर्न करने में हेल्प करी, इसीलिए हमारा ये एसेट है। ठीक है, तो कोई भी चीज they are the properties owned by an enterprise, anything that helps a business to get economic benefits, that is earn cash in the future, is an asset to the enterprise. Assets can be broadly classified as, तो कोई भी चीज जो बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज या फ्यूचर में कैश अर्न करने में हेल्प करे, वो चीज बिजनेस के लिए एसेट होती है। हमारे पास एसेट्स तीन टाइप के होते हैं ब्रॉडली। फर्स्ट इज फिक्स एसेट्स, सेकंड इज करंट एसेट्स, एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट्स। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स एसेट्स एक ही कैटेगरी के होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। बट दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं या करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। तो हमारे जो एसेट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट, सेकंड इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स या फिर इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, और इनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। करंट का ऑपोजिट नॉन करंट। तो अगेन ये तीनों टर्म्स सेम है, फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट, और नीचे जो हमने दो टर्म्स यूज करी हैं करंट या शॉर्ट टर्म, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इंटरचेंज करके कई बार यूज होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, नाम से आइडिया लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, ज्यादा टाइम के लिए। ये शॉर्ट टर्म है, ये कम टाइम के लिए होंगे। अकाउंट्स में बहुत बेसिक प्रैक्टिस है कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं एक साल के टाइम पीरियड से या 12 मंथ्स। कोई भी चीज जो 12 महीने या एक साल से कम के लिए है वो शॉर्ट टर्म होगी या करंट होगी। कोई भी चीज जो एक साल से ज्यादा के लिए या 12 महीनों से ज्यादा के लिए है वो फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म होगी हमारे लिए। अगेन यहाँ पे भी हम सेम यूज करेंगे। तो कोई भी एसेट्स जो हम बिजनेस ने परचेज किए, जो बिजनेस लॉन्ग टर्म में यूज करेगा, मतलब आज से 10-15 साल लगा लो या 5-6 साल तो एटलीस्ट आराम से यूज करेगा, वो चीज बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स होगी। जो भी हमने ऊपर एग्जांपल लिए थे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज। नॉर्मली कोई भी बिजनेस एक तो ये चीजें बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, बिजनेस ये परचेज करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लैंड हो गया, लैंड परचेज किया है, उस पर बिल्डिंग बनाएंगे तो एटलीस्ट उस पर 30-40-50 साल तो बिल्डिंग वो यूज करेंगे। फर्नीचर चलो हद से हद 2 साल, 3 साल, 4 साल में चेंज करेंगे। फर्नीचर के नाम पे टेबल हो सकती है, चेयर हो सकता है, फैंस वगैरह हो सकते हैं, तो वो फर्नीचर का पार्ट होती है। मशीनरी मशीनरी अगर हम परचेज कर रहे हैं, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है तो हमारे पास जेसीबी मशीन है, तो वो मशीनरीज काफी सालों तक चलती हैं। तो अगेन ये सारे जो एग्जांपल्स थे वो हमारे फिक्स एसेट्स के एग्जांपल थे। तो फिक्स एसेट्स फर्स्ट पॉइंट की लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए अगर हम कोई एसेट यूज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट है। एक साल से कम के लिए यूज कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म एसेट होगा या करंट एसेट होगा। लेस देन अ ईयर, बट यहाँ पे ये कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, मतलब और अगर हम
रिफाइन करें डेफिनेशन को, तो कोई भी एसेट जो बिजनेस परचेज करता है टू यूज देम इन द बिजनेस। अगर हमने एसेट परचेज किया है बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए, तो वो हमारा फिक्स एसेट होगा। अगर वो हमने परचेज किया बेचने के मोटिव से, अगर हमारा मोटिव यूज करना है तो फिक्स एसेट है। अगर हमारा मोटिव बेचना है, टू सेल देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हमारा मोटिव उसको बेचना है, तो वो फिर करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स का पार्ट बनता है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं और जिनका मोटिव बिजनेस के अंदर यूज करना होता है, उनको बेचना मोटिव नहीं होता है। करंट एसेट्स जो 1 साल से कम के लिए होते हैं और जिनका मोटिव बिजनेस के अंदर बेचना होता है। बेचने का मतलब क्या है? कैश में कन्वर्ट करना, क्योंकि बेच के नॉर्मली क्या होता है, पैसे मिलते हैं हमको। तो टू सेल देम इन नॉर्मल कोर्स को हम इन जनरल ये भी बोल सकते हैं, टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। और कितने टाइम में? शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 साल से कम के टाइम पीरियड में अगर हम एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं या शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। बट अगर कोई एसेट 1 साल से ज्यादा के लिए है और उसको हमने परचेज किया है बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए, बेचना मोटिव नहीं है, तो हमारे फिर फिक्स एसेट्स बनते हैं। अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे ये सारे के सारे, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है और हमारे पास ये जेसीबी मशीन है, तो ये मशीन हमने खरीदी है यूज करने के मोटिव से। हम उसको यूज करेंगे रोड्स या कोई भी चीजें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बेचना मोटिव नहीं है हमारा। हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो जो हमने फर्नीचर परचेज किया है वो यूज करने के मोटिव से परचेज किया है, बेचना मोटिव नहीं है हमारा। और सेम मोटर व्हीकल जो है, अगर हमारा टूरिज्म का बिजनेस है या इवन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो ट्रक्स वगैरह जो होते हैं हमारे, वो हम परचेज करते हैं यूज करने के मोटिव से, हमारा हमको उनको बेचना मोटिव नहीं होता हमारा वहां पे। तो ये सारे के सारे बिजनेस के फिक्स एसेट्स होते हैं। तो फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए होते हैं, और करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म होते हैं और बिजनेस के अंदर बेचना उनको मोटिव होता है। तो अगेन फिक्स एसेट्स के जो अभी एग्जांपल थे, ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे के सारे फिक्स एसेट्स हैं हमारे। और करंट एसेट्स का अगर हम एग्जांपल लें, ऑल्दो उसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अगर एग्जांपल हम लें तो स्टॉक। स्टॉक का मतलब जिस चीज में हम डीलिंग कर रहे हैं, जिस चीज को करने के लिए हमने बिजनेस खोला है, अगर वो हम काम कर रहे हैं या वो चीज को हम बेच रहे हैं, तो वो हमारा स्टॉक होता है। एग्जाम्पल, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो जो स्टेशनरी का सामान होता है, पेन्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, चार्ट पेपर्स वगैरह हो गए, वो सब मेरा स्टॉक है। वो सब मैंने परचेज किया है बेचने के मोटिव से, टू सेल देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। दोनों का मतलब सेम ही है हमारे लिए, कि बेचना या कैश में कन्वर्ट, क्योंकि बेच के तो कैश ही मिलता है ना हमको। तो हमारा जो स्टॉक है, अगर हमारी गारमेंट्स की शॉप है, तो टॉप, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स या जो भी चीजें होती हैं, वो सारे के सारे हमारे स्टॉक होगा, हमने उसको खरीदा है बेचने के मोटिव से। अगर हमारी बुक सेलिंग की शॉप है, तो बुक्स जो हमने परचेज कर रखी हैं, उनको हमारा बेचना मोटिव है, यूज करना मोटिव नहीं है। तो अगर बुक्स की शॉप है, तो बुक्स हमारी स्टॉक हो जाएंगी फिर उस केस में। तो जो भी चीज करने के लिए हमने बिजनेस खोला होता है, अगर हम उस चीज को बेच रहे हैं, तो वो चीज हमारा स्टॉक होती है। तो स्टॉक एक करंट एसेट है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें, स्टेशनरी की शॉप होगी चाहे गारमेंट्स की शॉप होगी, जो भी हम स्टॉक परचेज करते हैं, वो मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने में बिकी जाती है वो चीजें। ठीक है, इससे लंबी नॉर्मली नहीं चलती है वो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली नहीं चलेंगी, बट कई बार हो जाता है। बट इन जनरल क्या होता है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो हमने आज स्टॉक परचेज किया है वो बिक जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक हमारा शॉर्ट टर्म होता है। तो करंट एसेट्स के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम वापस आते हैं फिक्स एसेट्स पे। फिक्स एसेट्स, एक तो हमने ये बोला कि लॉन्ग टर्म होते हैं, दूसरा हमने ये बोला कि वो हम परचेज करते हैं यूज करने के लिए, बेचना मोटिव नहीं होता। बट मैं ये नहीं कह रहा कि बेच हम कभी नहीं बेच सकते उनको। अगर वो खराब हो जाए या उससे बेटर हमें कोई डील मिल रही है, तो हम बेच भी सकते हैं उनको। फिक्स एसेट्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स एंड सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है।
ठीक है, ध्यान रखना फिक्स एसेट्स नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स या बिजनेस के अंदर यूज करने के मोटिव से परचेज किए हैं। तो अभी तक हमने फिक्स एसेट्स के जितने भी एग्जांपल देखे हैं, चाहे वो फिर लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर वैन हो गया, मोटर कार मतलब, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फिजिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं, करते हैं, हम इनको देख सकते हैं, हम इनको टच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इनटेंजिबल एसेट्स ऑन द कॉन्ट्रेरी वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली ये एसेट्स ये जो एसेट्स होते हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इनको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इसका कोई एग्जांपल नहीं देखा इंटेंजिबल एसेट्स कि ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसका बेसिक सा एग्जांपल हम जो लेंगे, पहला एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स का होता है हमारा गुडविल। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने गुडविल का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो गुडविल बेसिकली होती क्या है, बहुत वेग डेफिनेशन अगर हम इसकी बताएं, बहुत सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, तो रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या बिजनेस, ऑफ अ बिजनेस रेदर। तो किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को हम उसकी गुडविल बोलते हैं। अगर रेपुटेशन अच्छी होगी, आप आइटम जो आप सामान बेच रहे हो वो क्वालिटी अच्छी है उसकी, आप अच्छे से बिहेव करते हो लोगों से, तो अगर सब कुछ सही है तो लोग आपके पास दोबारा आना पसंद करेंगे, लोग दोबारा आएंगे, लोग बार बार आएंगे और लोगों को रिकमेंड करेंगे, और लोग आना शुरू होंगे, बिजनेस के कैश, बिजनेस का कैश या बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपकी गुडविल अच्छी है। गुडविल अच्छी है, प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प के लिए, इसलिए गुडविल आपका एसेट है और लॉन्ग टर्म एसेट होता है। और किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, तो टेक्निकली ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी बिजनेस का एसेट है, तो कौन सा एसेट होगा, इनटेंजिबल एसेट होगा, मतलब वो एसेट जो टेंजिबल नहीं होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है हमारे। तो पहला एग्जांपल हो गया गुडविल। अब गुडविल लॉन्ग टर्म कैसे होती है, पहले तो गुडविल का एक दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तुम्हारे घर के सामने दो शॉप्स हैं, एक है पिज्जा हट और एक है शर्माज हट, ठीक है, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% प्लस पीपल जो है वो पिज्जा हट जाना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे जाना। रीजन क्या है, पिज्जा हट का नाम सुना हुआ है, ठीक है, यू नो इट्स अ रेप्यूटेड ब्रांड, आपको गलत चीज नहीं बेचेगा, फ्रेश चीज बेचेगा, कोई चीज खराब नहीं होगी उसकी। इन शॉर्ट गुडविल अच्छी है उनकी, गुडविल अच्छी है, प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प मिली, तो गुडविल की वजह से इनको प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प हुई, तो गुडविल इनके लिए इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल क्यों, क्योंकि गुडविल जो होती है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। और पिज्जा हट की गुडविल या रेपुटेशन, मार्केट में नाम, आज से कई साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी कई साल रहेगा, इसलिए ये लॉन्ग टर्म है। तो गुडविल तो हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट, और दो तीन के नाम देख लेते हैं। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल आ रहा है वो आ रहा है, अब जो नाम आएंगे ना, जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो राइट्स की बारे में बात करेंगे, राइट्स के बारे में। जैसे कि ह्यूमन राइट्स होते हैं, राइट टू लिव, राइट टू प्रिवेसी, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, बट राइट, और हमको मिले भी हुए हैं, बट द पॉइंट इज कि किसी भी इंसान के जो राइट्स होते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमें मिले तो हैं बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो राइट्स की जो भी हम बात करेंगे, राइट्स जो होते हैं वो इंटेंजिबल्स होते हैं, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, हमारे लिए होते हैं, हमको मिले होते हैं, बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल आ रहा है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स, आपने कोई चीज इन्वेंट करी, आपने कोई नई चीज बनाई, नई टेक्नोलॉजी बनाई, आपने वो बनाई, कैसे बनाई होगी, आपने बहुत साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी होगी, आपने बहुत सारा पैसा R&D में खर्च किया होगा, 2 से 3 साल अगर आपने रिसर्च करी, 2 to 3 years, तो जितने भी लोग रिसर्च में इन्वॉल्व थे, उन सबको आपने पैसे दिए होंगे, जो इक्विपमेंट्स उन्होंने परचेज किए होंगे उसका खर्चा लगा होगा, एक किसी रूम में या किसी बिल्डिंग के अंदर वो रिसर्च कर रहे होंगे, उस बिल्डिंग का खर्चा होगा, लाइटिंग का खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो आपने कोई 3 से 4 साल या 2 से 3 साल रिसर्च करी और आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है कोवैक्सीन।
कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने इन्वेंट करी एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऑल्दो 2 से 3 साल तो नहीं, बट एटलीस्ट 10 से 12 महीने तो उन्होंने रिसर्च करी है, अपनी लैब्स में रिसर्च करी है, बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पे लगे होंगे, उनकी सैलरीज जा रही होंगी, इक्विपमेंट्स के पैसे जा रहे होंगे, खर्चा बहुत सारा हो रहा होगा। तो 10 से 12 महीने उन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और फिर उन्होंने बनाई कोवैक्सीन, जो वैक्सीन कोरोना के लिए यूज होती है। अब भारत बायोटेक ने जैसी वो वैक्सीन बनाई, वो गए गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास, क्योंकि भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास गई और उन्होंने क्लेम किया कि ये जो क्या बोलते हैं वैक्सीन है, ये हमने इन्वेंट करी है, हमने इतने महीने इस पे रिसर्च करी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया है, ये चीज आज के टाइम पे किसी और पर्सन के पास नहीं है, जो हमने बनाई है वो किसी और पर्सन के पास नहीं है, तो हमको इसके पेटेंट राइट्स चाहिए। पेटेंट राइट्स का मतलब है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ हम बना सकें, कोई और दूसरी कंपनी ये सेम चीज ना कॉपी कर सके ना बना सके, क्योंकि हमने इसको 12 महीने रिसर्च करी है, हमने अपने साइंटिस्ट को पैसे दिए हैं, बाकी किसी कंपनी ने नहीं किया है ये। तो इंडियन गवर्नमेंट पहले हर एक चीज क्रॉस वेरीफाई करती है, अपना ड्यू डिलिजेंस करती है, उसके बाद अगर उनको कंफर्म हो कि हाँ भाई जो भारत बायोटेक बात बोल रही है वो ठीक बात है, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको 2 साल 3 साल या 5 साल का पेटेंट राइट्स दे देगी, कि मान लो कि 3 साल का मिल गया, तो अगले 3 साल, आज की डेट से लेकर अगले 3 सालों तक ये जो वैक्सीन है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत बायोटेक बना सकती है, कोई और कंपनी इस वैक्सीन को नहीं बना सकती है, या तो परमिशन लेके बनाए या फिर नहीं बना सकती है। कोई और कंपनी कॉपी करती है, सेम चीज बनाती है, तो भारत बायोटेक उस पर केस कर सकता है। तो अगर किसी को कोवैक्सीन लगवानी है या किसी को चाहिए, तो सिर्फ एक ही कंपनी के पास मिलती है, दैट इज विच इज भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट या कैश अर्न करने में हेल्प करेगा ये, राइट? क्योंकि अगर किसी को मजबूरी में वो चीज चाहिए, और भारत बायोटेक चाहे उसका प्राइस 100 रुपए रखे या 1000 रुपए रखे या 2000 रुपए रखे, जिसको वो चीज चाहिए उसको मजबूरन भारत बायोटेक से ही परचेज करना पड़ेगा, किसी और कंपनी के पास वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो ये होते हैं पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स आपको हेल्प करते हैं कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक लिमिटेड टाइम तक पैसे अर्न कर सको, प्रॉफिट या कैश अर्न कर सको, एज कंपेयर टू बाकी कंपनी, क्योंकि बाकी कंपनी के पास ना वो चीज है, ना वो बना सकती है वो चीज। तो पेटेंट राइट्स की वजह से आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रॉफिट से कैश अर्न करने में हेल्प मिली। तो पेटेंट राइट्स आपके एसेट्स हैं, इंटेंजिबल है, क्योंकि ये आपको राइट्स मिले हुए हैं, आपके ये अधिकार हैं, और राइट्स जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। और लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 से 3 या 5 साल तक के लिए तो पेटेंट राइट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं मिलता है, बट आपको इतने टाइम तक के लिए तो मिल ही जाएंगे। थर्ड आते हैं कॉपी राइट्स। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? आपने कोई चीज लिखी, आपने नॉवल लिखी, बुक लिखी, और वो चीज या वो बुक किसी और ने नहीं लिखी हुई है, आप जाओगे अगेन गवर्नमेंट के पास, उसको बोलोगे कि ये बुक मैंने लिखी है, ये बुक चाहे, क्योंकि फिर वो अगेन ड्यू डिलिजेंस करती है गवर्नमेंट, अपना हर एक चीज को क्रॉस वेरीफाई करती है, तो ये चीज मैंने लिखी है, ये बुक मैंने लिखी है, तो मुझे इस बुक के कॉपीराइट चाहिए। कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी और पर्सन या कोई भी और ऑथर सेम बुक को ना कॉपी कर सकता है ना प्रिंट कर सकता है मेरा विदाउट दैट पर्सन ऑथराइजेशन। ऑथराइज कर देगा वो बंदा, चलेगा। तो गवर्नमेंट ने चेक किया और कॉपीराइट आपको मिल गए। अब वो बुक किसी को चाहिए तो उसके राइट सिर्फ आपके पास हैं, सिर्फ आप ही उसको बेच सकते हो, आपके पास राइट्स हैं बेचने के। तो अगेन ये भी एक राइट है जो कि कंपनीज को या पर्सन को मिले होते हैं। तो किसी के भी राइट्स इंटेंजिबल होते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कॉपीराइट भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। तो 3 एग्जांपल्स फिलहाल काफी हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ये ध्यान रखना ये फिक्स एसेट्स के पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट्स एटलीस्ट कंप्लीट होता है। तो फिक्स एसेट्स, एसेट्स that are held by the enterprise for a long period, which means more than 1 year या 12 months, and which are used by a business in the normal course of business and not to resell them. business उनको परचेज करता है अपने नॉर्मल कोर्स में यूज करने के लिए, बेचना उनका मोटिव नहीं होता है। तो नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। assets having physical existence are tangible assets. All right. Intangible assets with Intangible assets are assets with no physical existence, are again intangible assets. They cannot be touched or seen. ठीक है, basically there is no physical existence of those assets. तो ये तो बात हो गई फिक्स एसेट्स की या नॉन करंट एसेट्स की। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। हमने बोला करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स बिजनेस परचेज करता है बेचने के मोटिव से, या फिर शॉर्ट शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट करने के मोटिव से। हमने पहला एग्जांपल लिया था इसका स्टॉक। दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता है बैंक का बैलेंस। हमारे बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, हमारे बैंक में मान लो 10 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी मैं बैंक जाऊंगा, एक फॉर्म फिल करूंगा, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा बैंक का बैलेंस कन्वर्ट हो जाएगा कैश के अंदर। ठीक है, बात यही हुई थी कि बात यही है कि हमको कैश में कन्वर्ट करना है उस चीज को। अगर कैश में कन्वर्टेबल है शॉर्ट पीरियड में तो करंट एसेट है, अगर नहीं है तो फिर हम फिर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कैश में कन्वर्ट करने की, तो कैश खुद एक करंट एसेट होना चाहिए, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड ही है। तो स्टॉक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो गया। उसके अलावा जो टर्म्स अभी हम मैं लिखने वाला हूँ उनको हम बाद में अगले तरीके से बात करेंगे। डेटर्स हो गया, ये भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। और बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इन दोनों के बारे में आगे चल के डिटेल में हम बात करेंगे। तो करंट एसेट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय a business to convert them into cash in a short period of time, that is within a year. Example: cash, bank balance, debtors, bills receivable, etc. ठीक है, स्टॉक यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, स्टॉक भी एक करंट एसेट होता है। लास्ट बचता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत बेसिक है, हम किसी भी जगह पे किसी भी चीज में पैसे लगाते हैं विद अ मोटिव टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। एग्जाम्पल: हम बैंक में एफडी खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं। मोटिव क्या होता है उसका? इंटरेस्ट अर्न करना उस पे। ठीक है, हम गोल्ड परचेज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम मतलब पहनने के अलावा हम गोल्ड परचेज करते हैं विद अ मोटिव टू इन्वेस्ट इन दैट इन्वेस्टमेंट स्कीम। बेसिकली गोल्ड में होता क्या है, हमने मान लो कि एग्जांपल 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू अभी 50,000 चल रही है मान लो, तो आज हमने 10 ग्राम परचेज कर लिया। आज से लगा लो 4 5 या 6 महीने बाद वो 50,000, 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 50,000 से बढ़ के मान लो 62,000, 62,000 रुपीज हो गई। और 6 महीने बाद हमने वो 10 ग्राम गोल्ड बेच दिया, तो 6 महीनों में हमने 12,000 की इनकम अर्न कर ली। तो यहाँ पे भी हमारा मोटिव क्या है? पैसे या इनकम अर्न करना। थर्ड आता है मान लो प्रॉपर्टी। बहुत लोगों ने सुना होगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? हमने एक एरिया चूज किया जो कि अभी अंडर डेवलप एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट अभी इतना हुआ नहीं है, बट हमको उम्मीद है कि आज से 2 से 3 या 5 से 10 सालों के अंदर अंदर वहां पे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा। ये एक लैंड मैंने परचेज कर लिया, इसके आगे सड़क भी नहीं बनी हुई, कच्ची सड़क है यहाँ पे। मैंने एक्सपेक्ट किया है कि आज से 10 साल के अंदर अंदर विद इन 10 ईयर्स यहाँ का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मेरे जैसा मैंने सोचा था वैसा हो भी गया। 6 सालों के बाद यहाँ पे बढ़िया से रोड बन गई। ठीक है, मार्केट खुल गई सामने। ठीक है, थोड़ा सा एरिया छोड़ के यहाँ पे मेट्रो भी बन गई लो। ठीक है, जैसे ही इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, इस प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है ना वो सीधा आसमान छुएंगे। मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, और 6 साल बाद, 6 ईयर्स अज्यूम कर रहे हैं, 6 साल के बाद जब सारा डेवलपमेंट हो गया, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी हो सकता है 2 करोड़ की हो जाए। ठीक है, एरिया डेवलप होगा तो लोग प्राइसेस पे करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट प्लान जो लोगों के होते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, कि कम दाम पे खरीदेंगे, ज्यादा दाम पे बेच देंगे, पैसे कमाएंगे। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? हम किसी जगह पे पैसे लगाते हैं, मोटिव क्या है? कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना। किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, एफडी करा ली, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर ली, प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो ये सारे के सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी बिजनेस की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स दैट रिप्रेजेंट अ कंपनीज राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम इट्स स्टेक इन अनदर कंपनी या गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो हम किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, हम कैश या कैश के नाम पे डिविडेंड रिसीव करेंगे। हमने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लिए, हमको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के नाम पे कैश मिलेगा हमको। ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गोल्ड, प्रॉपर्टीज, डेरिवेटिव्स। ठीक है, वो सब बहुत हाई लेवल की बातें बाद में करेंगे किसी दिन। तो ये हमारा कवर हो गया, कंप्लीट हो गया फिक्स्ड एसेट्स। लगभग 35 मिनट लग गए इसको कवर करने में, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि एसेट्स का जो डेफिनेशन या
एक्सप्लेनेशन होता है थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो आते हैं। इसके आगे जो है हम बहुत थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि अगेन एक तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है भी नहीं और जल्दी समझ भी आ जाता है। तो ये हमारा एसेट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेम पोर्शन बुक से पढ़ना, बुक में भी, या चाहे टीएस गरेवाल है चाहे डीके गोयल है, कोई भी बुक है बुक से पढ़ना एक बार। और कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये हो गया हमारा एसेट्स वाला पार्ट। नेक्स्ट हम आते हैं लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज को अगेन अगर मैं बहुत वेग टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो बिजनेस के लोन्स होते हैं, रेदर वेग भी नहीं कह सकते बट सिंपल, काफी सिंपल टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बिजनेस जो लोन लेता है उसको अकाउंट्स में हम लाइबिलिटी कहते हैं। उधार, उधार लेना ना कि देना। देना एसेट हो जाएगा, लेना हमारा उधार लाइबिलिटी हो जाएगा। तो कोई भी जो बिजनेस है अगर कहीं से लोन ले रहा है, चाहे अपने रिश्तेदारों से ले रहा है, चाहे बैंक से ले रहा है, चाहे कहीं और से पैसा रेज कर रहा है, क्या बोलते हैं मार्केट से पैसा उठा रहा है, कहीं से भी उठा रहा है, अगर वो लोन ले रहा है तो अकाउंटिंग टर्म में उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ऑलराइट। तो लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे सम टाइम इन द फ्यूचर। आज हमने बैंक से लोन लिया मान लो 2 सालों के लिए, तो हमको 2 सालों के बाद पैसे वापस भी तो करने पड़ेंगे ना। तो ऑब्लिगेशंस होती हैं या डेट्स होते हैं, उधार होते हैं, दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे। मतलब आज तो ले लिया लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी वापस तो करना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी एक टाइम पे, किसी ना किसी टाइम पे हमको वो पैसे वापस करने होते हैं। तो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग और काफी टर्म्स जनरेट हो रही हैं, मतलब आ रही हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की। मतलब अगर बहुत इजीएस्ट टर्म में समझाना हो एसेट्स को तो हम ये बोल सकते हैं फ्यूचर में किसी भी चीज की वजह से फ्यूचर में कैश आता है तो वो चीज बिजनेस के लिए एसेट होगी। और किसी भी चीज की वजह से फ्यूचर में कैश जाता है तो वो चीज बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी, वो चीज। ठीक है। तो एसेट्स मतलब फ्यूचर में पैसे आना, और लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर में पैसे जाना। और ये दोनों टेक्निकली एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से आइडिया लग रहा है फ्यूचर में पैसे आना तो एसेट और जाना तो लाइबिलिटी। तो आगे चल के हम देखेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं, और इनके जो रूल्स होते हैं हर एक चीज में, हर एक पॉइंट में आके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। तो इन जनरल मतलब दोनों का ये है, एसेट का मतलब फ्यूचर में पैसे आना और लाइबिलिटी का मतलब फ्यूचर में पैसे जाना। क्योंकि लाइबिलिटीज हमने जो उधार लिए होते हैं वो हमको फ्यूचर में पे करने होते हैं। अगेन लाइबिलिटी भी दो टाइप की होंगी हमारी। फर्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या फिर कौन सा होता है फिक्स्ड लाइबिलिटी। अगेन तीनों टर्म सेम है, और करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी दोनों टर्म सेम है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को अगेन हम क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 1 साल के टाइम पीरियड से। तो कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी लोन जो हमने 1 साल से ज्यादा के लिए ले रखा है वो होगा हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। और कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लोन जो हमने 1 साल से कम के लिए ले रखा है वो हमारा होगा करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दैट आर यूजुअली पेबल आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद हमको पे करनी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दैट आर पेबल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर हमको पे करनी होती है वो। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल क्या हो सकता है? बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसके अलावा अगर हमने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, या हमने शेयर्स, सॉरी अगर हमने बॉन्ड, अगेन हाँ हमने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, नॉट शेयर्स बट डिवेंचर्स। हमने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, बॉन्ड समझ लो फिलहाल के लिए, डिवेंचर बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हमने बैंक से लोन ले रखा है 5 साल के लिए, या हमने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, तो वो जो है हमारे लाइबिलिटीज होंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी। ठीक है। बॉन्ड्स नॉर्मली 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इशू होते हैं। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एग्जांपल गिवन है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का बैलेंस नेगेटिव में जाना। जितने भी बिजनेसेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो
खुलवाते हैं करंट अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, अगर कभी बैंक के बारे में पढ़ा हो या अकाउंट खुलवा रखा हो तो। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट खुलवाते हैं बिजनेसमैन, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं आप और हम जैसे इंडिविजुअल लोग, और एफडी अगेन इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है। तो बिजनेसमैन खुलवाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप एक दिन के अंदर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, जितने पैसे आ रहे हैं जितने पैसे जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लिमिट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में थोड़ी लिमिट भी हो जाती है, तो थोड़ा वहां पे वो होता है। करंट अकाउंट पे एक फैसिलिटी कई बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब बैंक आपको बोलता है कि अगर आपका बैलेंस जीरो हो जाए उसके बाद भी आप एक सर्टेन लिमिट तक पैसे विड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि वो लिमिट 1 लाख रुपए है, और मान लो कि तुम्हारे अकाउंट में अभी 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, लिमिट कितनी है? जीरो बैलेंस होने के बाद आप 1 लाख रुपए तक और विड्रॉ कर सकते हो। और आपके अकाउंट में अभी कितने पड़े हुए हैं? 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। अगर मान लो आप 50,000 की पेमेंट अपने बैंक से कर रहे हो, तो 30,000 तो आपके अकाउंट में थे, 20,000 जो है वो बैंक इस ओवरड्राफ्ट में से कर लेगा। मतलब आपका जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा -20,000। अब आपका बैलेंस जब तक प्लस में था तब तक बैंक आपका एसेट था, क्योंकि आपके बैंक में बैलेंस था। अब सिंस बैंक का बैलेंस नेगेटिव में हो गया तो बैंक आपका हो गया ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक आपके लिए, अब जो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, उधार है। आपने बैंक से एक तरह से 20,000 का शॉर्ट टर्म उधार लिया है। शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं या बिजनेसेस जो होते हैं मोस्टली ट्रांजेक्शन अपने बैंक से करते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में ये जो नेगेटिव 20,000 का बैलेंस है ये 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब बिजनेसमैन क्या करेंगे, पैसे डाल देंगे अकाउंट में, मान लो 1 लाख रुपए डाल दिए। 1 लाख रुपए डालने के बाद पहले बैंक ये पैसे रिकवर करेगा, और उसके बाद आपका बैलेंस 80,000 रुपए शो कर देगा, क्योंकि 1 लाख डालने पे पहले ये लोन रिकवर होगा, और उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक का बैलेंस नेगेटिव में जाना। अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव में है तो वो आपका एसेट बनता है। ठीक है, कहाँ गए ये रहा। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक आपका एसेट है। बैंक में पैसे नहीं है, बैंक का बैलेंस नेगेटिव में जा रखा है, तो आपका बैंक लाइबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट में। ये था लाइबिलिटीज। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल इज इन जनरल अगेन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको अकाउंटिंग टर्म में हम कैपिटल कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। ठीक है, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। ओनर जो है वो कैश भी लेकर आ सकता है, ओनर जो है वो एसेट्स भी लेकर आ सकता है, मर्जी है उसकी। फोर्थ इज प्रोप्राइटर। अकाउंट्स में बिजनेस के ओनर को हम प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो एक तरह से सिनोनिम है उसका, ओनर बोल लो प्रोप्राइटर बोल लो, दोनों सेम है। ठीक है, और ओनर या प्रोप्राइटर कौन होता है? हु मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं? ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बोलते हैं। एंड बियर्स ऑल द रिस्क। रिस्क भी उसका, रिवॉर्ड भी उसका, इन्वेस्टमेंट भी उसकी, रिस्क भी उसका, पैसे भी उसके। तो अगर प्रॉफिट होगा उसका होगा, लॉस होगा तो भी उसी का ही होगा। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब घर खर्च के लिए, या तो गुड्स या तो कैश अगर बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स एंड गुड्स, मतलब मनी और गुड्स या मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ध्यान रखना पर्सनल यूज होना चाहिए, घर खर्च के लिए, इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर या ओनर्स। नेक्स्ट हमारा आता है रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट और एक्सपेंडिचर, ओके, ये सारा मैं मिटा देता हूँ। ये रहा रिसीट और एक्सपेंडिचर। बिजनेस के अंदर हम कोई भी चीज पे खर्चा करते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, वो एसेट भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, मनी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ। देखो अब एक, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या परचेज कर सकता है? बिजनेस एसेट्स परचेज कर सकता है। ठीक है,
तो परचेज ऑफ एसेट्स या बिजनेस गुड्स परचेज कर सकता है। गुड्स का मतलब वो चीजें जो हमने रीसेल करने के पर्पज से परचेज करी हैं। अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है तो स्टेशनरी का सामान हमारे गुड्स हो जाएंगे, उनको हम स्टोर करेंगे तो वो हमारे स्टॉक बन जाते हैं। तो गुड्स और स्टॉक में डिफरेंशिएट बाद में करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि बिजनेस या तो एसेट्स परचेज करता है या तो गुड्स परचेज करता है। इसके अलावा क्या परचेज कर सकता है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी एसेट्स का पार्ट बन जाती है। तो कोई भी चीज बिजनेस परचेज करता है वो उसका एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी चीज के नाम पे हमारे पास दो चीजें हैं, एसेट्स या गुड्स। और कोई भी चीज बिजनेस बेच के पैसे कमाता है वो उसकी बन जाएगी रिसीट। ठीक है, मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग। अगेन दो चीजें बेच सकता है बिजनेस, या तो एसेट्स या तो गुड्स। बाय सेलिंग एसेट्स और गुड्स। एसेट्स या गुड्स खरीदे तो एक्सपेंडिचर, एसेट्स या गुड्स बेचे तो रिसीट। रिसीट का मतलब पैसे आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब पैसे जा रहे हैं। अगर हम कुछ चीज परचेज करते हैं तो पैसे जाते हैं, और कोई चीज बेचते हैं तो पैसे आते हैं। इसलिए रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट टाइप हैं और रिसीट के भी दो टाइप हैं। तो फर्स्ट इज कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। एंड एक्सपेंडिचर में भी दोनों में सेम होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू के लिटरल मीनिंग नहीं निकालेंगे, हम इनका जनरल मतलब निकालेंगे। तो इन जनरल कैपिटल का मतलब होता है कोई बड़ी चीज, और रेवेन्यू का मतलब कोई छोटी चीज। तो बड़ी चीज क्या हो सकती है? यहाँ पे भी सेम, कैपिटल मतलब बड़ी चीज, रेवेन्यू मतलब छोटी चीज। तो अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, एसेट्स या गुड्स में अगर हम एसेट्स या गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर बनता है। अगर हम एसेट्स परचेज करते हैं वो हमारे बनते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो बनते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम एसेट्स बेचते हैं तो वो बनते हैं कैपिटल रिसीट्स। अगर हम गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं तो वो बनते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ये फर्क होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स में। अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स बेच रहे हैं तो कैपिटल रिसीट, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स बेच रहे हैं तो रेवेन्यू रिसीट। ये चार हमारी टर्म्स यहां से अब जनरेट हो रही हैं। देखो, एसेट्स बिजनेस, अगर हम बात करें एसेट्स को बेचने की या एसेट्स को परचेज करने की, ये बहुत रेयर ट्रांजेक्शन होती है किसी भी बिजनेस के अंदर। कोई भी बिजनेस एक साल में 3 से 4 बार, 3 4 फिक्स एसेट्स, रेदर फिक्स एसेट्स। ऑल राइट, तो कोई भी बिजनेस जो है वो एक साल में 3 4 बार एसेट्स नहीं बेचता है या नहीं खरीदता है। अगर एक बार हमने फर्नीचर परचेज कर लिया तो अगले 4 5 6 सालों तक हम दोबारा फर्नीचर परचेज नहीं करेंगे अनलेस हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अगर हमारे वो चीज टूटती नहीं है तो हमारा वो चल रहा है, फिक्स एसेट्स 5 साल 6 साल चल रहे हैं। तो एक बार हमने परचेज कर लिया एसेट और वो 5 से 6 साल चल रहा है, 5 से 6 साल उसको हम परचेज दोबारा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी चीज। कैपिटल रिसीट मतलब फिक्स एसेट्स को बेचना। अगेन फिक्स एसेट भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बेचते हैं। अगर हमने कोई फर्नीचर परचेज किया तो उसको एटलीस्ट 6 से 8 साल के बाद ही बेचेंगे। अगर हमने मशीनरी परचेज कर रखी है तो मशीनरी को 15 20 साल के बाद ही बेचेंगे। अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज कर रखी है तो बिल्डिंग तो हम एटलीस्ट कम से कम 30 40 50 साल तो बड़े आराम से यूज करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। सेम कैपिटल रिसीट्स भी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। एज कंट्रेरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। मतलब गुड्स परचेज करना, कई बिजनेस तो ऐसे होते हैं जो हफ्ते में मार्केट जाके गुड्स लेके आते हैं। मान लो स्टेशनरी की शॉप है, तो जो स्टेशनरी की शॉप का मालिक है वो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार किसी बड़ी मार्केट में जाके बल्क में सामान परचेज करके लेके आता है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर काफी चीजें बिक जाती हैं और फिर जरूरत पड़ती है उन चीजों की। सेम जो चीजें वो लेकर आया है वो मैक्स टू मैक्स हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बिक जाती हैं। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाली ट्रांजेक्शन है।
नॉट सो फ्रीक्वेंट, नॉट सो फ्रीक्वेंट, वेरी फ्रीक्वेंट और वेरी फ्रीक्वेंट। ठीक है, इसीलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल के आइटम्स में और रेवेन्यू के आइटम में, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स हो। तो यहां पर आते हैं, रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ध्यान रखना, रिसीव हो चुका है या रिसीव हो जाएगा। रिसीव हो चुका है मतलब हमने जो सामान बेचा है, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो एसेट्स हैं, हमने कैश की फॉर्म में बेचा है उसको या चेक की फॉर्म में बेचा है। कैश या चेक की फॉर्म में अगर बेचते हैं तो रिसीव कर लेते हैं। और रिसीवेबल मतलब हमने उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। ठीक है, बिजनेसेस सिर्फ कैश पे नहीं चलते, उधार भी करना पड़ता है, उधार लेना भी पड़ता है, उधार देना भी पड़ता है। ये अगेन बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो रिसीव हो गया है गुड्स या आइटम्स या एसेट्स बेच के, या रिसीव हो जाएगा बाय सेलिंग एसेट्स एंड गुड्स। एसेट्स या गुड्स बेच के हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारे रिसीट्स होते हैं। एसेट बेच के पैसे मिले तो कैपिटल रिसीट, गुड्स बेच के पैसे मिले तो रेवेन्यू रिसीट। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, रेवेन्यू रिसीट। अमाउंट रिसीव बाय अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स तो कैपिटल रिसीट्स। अगेन एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी, मतलब या तो हमने पैसे दे के सामान खरीद लिया या फिर हमने उधार पे सामान खरीदा है। इनकरिंग लायबिलिटी, ठीक है, मतलब लोन लेना या उधार पे सामान खरीदना। फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एंड गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एसेट्स या गुड्स एक्वायर करने के लिए हमने पैसे दे दिए हैं या पैसे फ्यूचर में दे देंगे तो वो हमारा एक्सपेंडिचर। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने एसेट परचेज किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल आज की क्लास में या आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने 7 तक पढ़ लिया है। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा और पार्ट 2 में इसके आगे की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल वीडियोस के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।